मम्मी पापा को तो बहुत मतलब हम कुछ भी कहें कम है। पर वही है कि उस टाइम जो मेरे डैडी ने कहा कि आपको पूरा देश देखेगा, अब वो आपको सॉरी स्पोर्ट्स में लगा लो या कुछ भी लगा लो ना, लड़कियों को लेके थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अगर आपको अचीव करना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत चलता है ना। तो मैं रात को बहुत सुकून की नींद सोती हूँ कि मैंने जो अचीव किया है मैंने अपनी मेहनत पे अपनी स्ट्रगल करके, और मेरे कोच ने मतलब जितना मेरे को सिखाया है, मेरे माँ बाप ने जो मेरे को संस्कार दिए हैं कि मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे मैं रही हूँ। एक कोच का तो देखो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उन कोच और माँ बाप के अलावा मेरे को कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कि मेरे को ये होता है कि मैं मिरर में अपने आंखें मिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ किया अपनी मेहनत पे अचीव किया। भी जाता है अगर मैच की सिचुएशन के ऊपर होता है मेन तो, है ना। अगर मैच की सिचुएशन ऐसी है कि हाँ आपने कुछ ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर दी कि जो गोल होना था आपने उठा के वो बॉल ही नहीं स्टॉप की, तो उस टाइम पे पीछे से फिर जिसने बॉल दी है अच्छी बात है वो फिर सुनाता है। तो स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, द स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में। और आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही खास हैं। खास वो इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे नेशनल गेम का हिस्सा रह चुकी हैं, और नेशनल गेम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि गवर्नमेंट कितना नेशनल गेम को सपोर्ट करती है, नेशनल गेम में हमें जाना है तो कैसे जाना है, और आप सबको पता है कि हमारा नेशनल गेम है क्या, हॉकी। तो वुमेन्स टीम में वो हिस्सा रह चुकी हैं और आज हमारे पॉडकास्ट में भी आई हैं। तो जसप्रीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम पहले तो मैं शुरुआत करूंगा आपकी जर्नी से, कि जो आपकी जर्नी रही हॉकी में स्टार्ट कहाँ से हुई और आपने कहाँ से ये सोचा कि मुझे हॉकी में ही जाना है? देखो, जिस एज में मतलब मैंने स्टार्ट किया था उस एज में सोचने समझने की एक बच्चे में नहीं होती कि हाँ उसको क्या करना है। मेरे पापा मेरे को दवाई दिलवाने में बीमार हो गई थी। अच्छा। मैं एक गांव से हूँ, गांव लाडवा रोड पे है शाहबाद में। तो वहाँ से दवाई दिलवाने के लिए शाहबाद लेके आए। वहाँ पे एक कोच हैं हमारे जो सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने, वो भी वहीं पे थे। उन्होंने मेरे को देखा, मेरी हाइट वगैरह देखी अच्छी है, और तो उन्होंने पापा को बोला कि आप इसको हॉकी में डालो। तो उस टाइम मैं 3rd क्लास में थी। अच्छा। तो उस टाइम पे पापा ने मतलब कोशिश की, बट वही होता है ना कि उस टाइम पे इतना सुविधाएं नहीं थी, आने जाने में प्रॉब्लम है। तो 1 साल बाद मतलब 5th क्लास में जब मैंने 4th अपनी कंप्लीट की, तो 5th में पापा मेरे को शाहबाद लेके आए। और स्टार्टिंग का जो 1 महीना था वो तो बहुत, मेरे लिए तो खैर क्या, मैं तो छोटी थी, मेरे पापा के लिए बहुत स्ट्रगल का टाइम था वो। मैं सुबह मतलब हमारा 5 बजे का टाइम होता था, और हमारे कोच इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो या तो आपको मतलब पनिशमेंट ऐसी दी जाएगी, और या फिर आप कंप्लीटली बाहर हो। पनिशमेंट क्या दी जाती थी आप लोगों को? पनिशमेंट आप या तो हॉकी पड़ती थी। अच्छा। और या फिर बस उनका बोल था महीना के बाजियां लगानी है, फ्रंट रोल्स जिसको बोलते हैं। हाँ। और वो फ्रंट रोल्स मतलब सड़क पे लगा रहे हैं, गीले ग्राउंड पे लगा रहे हैं, वो चीज से कोई फर्क नहीं था। रोल करना है, तो वो करना है, और ये नहीं है कि आपको काउंट करके करने हैं। जितना टाइम बच्चों की दूसरों की प्रैक्टिस चलेगी वो पूरा टाइम आपको फ्रंट रोल ही करने हैं। तो वो टाइम मतलब उस टाइम पे ये लगता था कि यार लेट नहीं होना, और वो चीजें हमें अब समझ में आते हैं कि वो एक डिसिप्लिन था। हाँ। कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं
किसी भी इवेंट में है, कोई भी आपका काम है, वो टाइमली होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस टाइम पे पापा, मतलब मैं 3 बजे उठती थी सुबह, तैयार करते थे, और एक बाइक होती थी पापा के पास, वो स्पेशली उसी टाइम पे, थोड़ा टाइम पहले ही ली थी पापा ने, डैडी ने मेरे। तो सुबह लेके आते थे मेरे को ग्राउंड के लिए। मैं 4 बजे घर से चलती थी। मम्मी मेरे उठते थे सुबह सुबह 3 बजे, मतलब मेरे को तैयार करना, भेजना पापा के साथ। तो लेके आते थे, मैं प्रैक्टिस वगैरह करके, एक पापा के दोस्त थे उनके घर पे, फिर जाके नहा धो के कपड़े चेंज किए, वहीं से स्कूल में शाहबाद में मेरे को एडमिशन करवा दिया था पापा ने स्कूल में। स्कूल के बाद फिर शाम तक के मैं कपड़े अपने साथ ही लेके आती थी, सुबह 4 बजे ही पूरी पैकिंग करके। मेरे को तो नहीं, उस टाइम पे बच्चे को क्या पता था, मेरी मम्मी करते थे खाना पूरे दिन का, वो पैक करना। फिर उसके बाद 2:30 बजे का ग्राउंड होता था, 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। तो वहाँ पे ये रूम हमें, मतलब स्पोर्ट्स वालों को दिया हुआ था कि आपको इसमें चेंज वगैरह जो भी है, खाना पीना जो भी, इसमें आप कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सारे ही बच्चे जो भी थे चेंज करते, और वहीं से 2:30 बजे अपना ग्रास पे मतलब हॉकी स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं उस टाइम पे दवाई लेने गई, कोच ने मेरे को देखा, और पापा मेरे को फिर 1 साल बाद हॉकी के लिए ले आए, क्योंकि पापा को स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा ही लगाव लगा, क्योंकि वो अपने टाइम पे हॉकी भी खेली है उन्होंने, बट फैसिलिटीज़ नहीं थी, आना जाना नहीं था, और इन सब चीज़ों के अभाव में वो, मतलब वही होता है ना कि एक पेरेंट्स फिर अपने सपने बच्चों के उसमें देखने, हाँ जी, वो देखने लग जाता है। तो आपको कब ये बिलीव हुआ जब आपने हॉकी की शुरुआत की, और उसके बाद कब आपको ये बिलीव हुआ कि नहीं, अब तो इंडिया के लिए खेलना है मुझे, अब तो जाना ही है? स्टार्टिंग में तो देखो जाना आना यही था कि जाना है, खेलना है, आना है। पहले तो उतनी समझ ही नहीं होती उस टाइम पे बच्चे को कि क्या है, कैसे है। हाँ। थोड़ा हार्ड लगता था कि यार पापा, मेरे सारे भाई बहन गांव में हैं और मेरे को लाके यहाँ पे छोड़ दिया पापा ने, डैडी ने, तो उनकी याद भी आती थी। फिर 1 महीना बाद, मतलब मैंने बताया आपको कि 1 महीना हमने अप डाउन किया ऐसे। तो 1 महीने बाद पापा ने रेंट पे एक घर ले लिया, रूम, मतलब उसी में एक छोटी सी किचन वगैरह का सामान रख लिया, और ऐसे मेरी दादी मेरे साथ रहे उस टाइम पे। तो तब मतलब नहीं समझ थी, बट खेल रहे हैं हम, इम्प्रूवमेंट दिख रही है, वो हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, कोच को पता है। बचपन का दिमाग है, उसमें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ मेरी हाइट मतलब ग्राउंड में सबसे अच्छी थी। अच्छा। मेरे बैच में भी लगा लो कि एज के अकॉर्डिंग मेरी हाइट बहुत अच्छी थी। अच्छा। इवन इंडिया टीम में भी अब तक की मेरी सबसे अच्छी हाइट मेरी थी हॉकी में। हाँ जी। नाइस। तो उस चीज को लेके फिर जब 2010 में कोच जो सरदार बलदेव सिंह जी हैं, उन्होंने मेरे अंदर थोड़ा पोटेंशियल देखा। उस टाइम पे ड्रैग फ्लिक कोई नहीं करता था वुमेन्स में। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को ड्रैग फ्लिक करना स्टार्ट किया, सिखाना स्टार्ट किया। और संदीप सिंह हैं और जो उनके ब्रदर हैं मोंटी, उन्होंने मेरे को ड्रैग फ्लिक सिखाया। कोच के थ्रू ही उन्होंने मतलब जो कोच हैं मेरे, उन्होंने उनको बोला कि आप इसको ड्रैग फ्लिक सिखाओ। तो उन्होंने मेरे को ड्रैग फ्लिक सिखाया। तो बस उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उस चीज़ पे बहुत मेहनत की। 1 महीने के अंदर अंदर मैं इंडिया कैंप में आ गई थी, वो भी सीनियर में। अच्छा। 1 महीना बहुत कम होता है एक स्किल को सीखने के लिए, हॉकी में स्पेशली। अगर आप प्योर दिमाग के साथ में, अच्छी डेडिकेशन के साथ में सीख रहे हो, हाँ जी, तो बहुत कम टाइम लगता ही है। हाँ जी। और मतलब कोच ने, मेरे जो कोच हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर। और मैंने खुद से, जैसे और बच्चों का टाइम होता था कि आपको 4 बजे आना है शाम को, तो मेरा 2:30 बजे का टाइम होता था कि अच्छा, आपको स्कूल से ही इधर ही आना है सीधा और अपनी प्रैक्टिस करनी है। और मैं अकेली नहीं, मेरे कोच भी मेरे साथ ही आते थे। मतलब कोच ने आपको पूरा प्रिपेयर किया? हाँ, क्योंकि उनका स्पेशल अटेंशन आपके ऊपर था, उम्मीद हाँ आपसे थी हाँ जी कि आप कुछ करके दिखाओगे। हाँ जी। और मैंने वो किया भी। मैं बहुत कम टाइम में, बहुत कम एज में, मैं 15
ईयर्स की थी जब मैं सीनियर इंडिया टीम में चली गई थी। ओह। हाँ जी, और 1 महीना ही हुआ था तब सीखते हुए मेरे को। तो मैं इंडिया टीम में तब से लेके फिर मैं ओलंपिक्स 2016 और उसके बाद भी 17 तक मैं कंटिन्यू टीम में रही थी। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका इंडियन जर्सी पहनने का, वो फीलिंग कैसी थी आपकी? क्या महसूस हुआ कि आज जो देखा सपना आज पूरा हो गया? आपके पापा का क्या रिएक्शन था? मेरा गांव दिल्ली से बहुत दूर है, कुरुक्षेत्र शाहबाद है ना। तो 2010 में ही मैं कैंप में आई और 2010 में ही मैं सीनियर में मेरा फर्स्ट टूर था। आते ही मतलब जो MK कौशिक सर हैं, अभी वो नहीं है, उन्होंने मेरे को देखा, सिलेक्ट किया। तो उस टाइम पे मेरे को जर्सी मिली, मेरे नाम की जर्सी मेरे को मिली। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारे ग्राउंड में क्या था कि हमारे ग्राउंड में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स रहे हैं कि जिनको देख के हमने सीखा है कि उनके नाम की जर्सी, जैसे हम भी अगर हमें मिलती है जर्सी तो हम बच्चों को दे देते हैं कि हमें तो और मिल जाएंगी, क्योंकि हॉकी एक गरीब घर के लड़की या लड़के है ना, वही कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनकी जर्सियों पे उनके नाम देख के ऐसे होता था कि हमारी खुद की जर्सी हम कब पहनेंगे हमारे नाम की। तो उस दिन जो जर्सी मतलब मैंने देखी, मेरे को मिली, मैंने उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, मैंने किसी से फ़ोन लेके मतलब डैडी को किया कि डैडी ऐसे ऐसे करके मेरा नाम आ गया टीम में। मेरे डैडी, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरा भाई सारे दिल्ली आए मतलब दिल्ली, हमारा कैंप भोपाल था लेकिन टीम दिल्ली से जानी थी। अच्छा। तो हम 2-3 दिन पहले दिल्ली आ गए थे। तो उस टाइम वो स्पेशल मतलब मेरे को मिलने वहाँ से दिल्ली आए और टीम की और भी लड़कियां जो शाहबाद से थी उनको मिलके गए। तो वो एक इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए, और कि इतनी मेहनत करने के बाद आप फर्स्ट टाइम मतलब वहाँ पे पहुँच रहे हैं ना, और आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ आप पहुँच गए वहाँ पे। मुझे लगता है कि एक जो बच्चा होता है ना, उसका मेन मोटिव ये, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मेन मोटिव ये होता है कि अगर उसके माँ बाप उनको ऐसी नज़र से देखे ना, कि मतलब देख के लगे कि हाँ आज मेरे बाप ने कुछ, मेरे पिताजी ने आज मेरे को कुछ ऐसा देख लिया है कि हाँ जी, इस नज़र से देखा है, वो अलग ही नज़र होती है, वो फील ही अलग होता है। फील ही अलग होता है कि हाँ जो उन्होंने चाहा हम मतलब उनको वो दे रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, वो एक अलग ही, उनने जो सपना देखा अपनी आंखों से अपने लिए, वो आपके थ्रू पूरा किया। और उन्होंने जिस चीज़ पे इतनी मेहनत की है स्पेशली कि हाँ, मेरे गांव से एक मैं अकेली लड़की हूँ अभी तक जो मेरे पापा मतलब गांव से उठा के शाहबाद लेके आए, शहर में लेके आए। और मतलब मैं यही है कि उनकी मेहनत है सारी, नहीं तो बच्चे और भी हैं, इवन मेरे ताया जी की लड़की है, उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं किया। और जब मेरे पापा लेके आए, मेरे डैडी शाहबाद लेके आए, तो लोगों ने बोला भी कि लड़के के लिए तो हर कोई जाता है, बिल्कुल, आप लड़की के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, कि वो तो किसी अगले घर चली जाएगी। पर उस टाइम पापा को यही था कि मेरे को लड़की को पहले स्टैंड करना है, कि लड़का तो मेरे पास ही रहेगा, है ना। उनका सोचने का नजरिया अलग था लोगों से, तो इसी रीजन से उन्होंने आपको पुश किया और आपके साथ उन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। तो कोई ऐसा शब्द जो आपके पिता का आपको याद हो कि आप उन्होंने उस टाइम आपको बोला? वैसे पिता बोलते कम हैं सबके पिता बहुत कम बोलते हैं, माँ ज़्यादा इमोशनल होती है। हाँ जी, माँ तो रो देती है सामने कि हाँ नहीं मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया, पिता बहुत कम बोलते हैं। पिता को लेके आप अगर अपनी दिल से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे अपने? मम्मी पापा को तो बहुत मतलब हम कुछ भी कहें कम है, पर वही है कि उस टाइम जो मेरे डैडी ने कहा कि आपको पूरा देश देखेगा, बिल्कुल, अब वो आपको सॉरी कोई बात नहीं, कि हम आपके अपने हैं, हम हमेशा साथ हैं, लेकिन आप अच्छा करोगे आपको पूरा देश देखेगा। वो मतलब सिर्फ एक हॉकी के उससे ही आपको जानते हैं, तो आप इसमें मतलब अपना बेस्ट देते रहे।
ये अभी स्टार्ट है। वो मोमेंट्स याद आ जाती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं। हाँ ऑफ कोर्स। कोई भी है जिसने अपने माँ बाप की स्ट्रगल देखी है तो यूजली ऐसा होता है ना, लोग ये कम समझ पाते हैं कि बच्चों के साथ माँ बाप भी पूरा स्ट्रगल करते हैं अपनी इच्छाएं छोड़ के। मतलब अब मेरा बेटा है, उसको थोड़ी पता है उसको लाइफ में क्या करना है। ऑफ कोर्स नहीं पता। अगर मैं उस पर मेहनत नहीं करूंगी तो उसको नहीं पता कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। फर्स्ट जो मेहनत है वो पेरेंट्स की है। और कहीं ना आप जब पेरेंट बनते हो तब आपको ये समझ में आता है, तब ज़्यादा समझ में आता है कि कई बातें हो जाती थी। मैं मतलब पापा को तो मैं इतना नहीं वो कहती, मम्मी को मतलब क्या है मम्मी आ जाएंगे, 5-10 मिनट भी लेट हो जाते थे, मेरी दादी दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि आई नहीं है। फिर कह देते थे क्या बैठ के थे मतलब, या डाइट वगैरह हमें मिलती थी तो उसमें लेट हो गए या कुछ भी है ना। पर वो अब मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, अभी छोटा ही है, अभी तो चलो उसको हम खुद लेने जाते हैं, वो दरवाजे से बाहर भी निकल जाता है, ऐसे हो जाता है कि कहाँ चला गया। तो वो चीजें, और लड़की को लेके बहुत लड़की के लेके तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी बहुत ज्यादा होता है। तो आप जैसे इंडियन हॉकी टीम के पार्ट रहे, आपने काफ़ी टूर भी किए, इंटरनेशनल कोई ऐसा मैच जो आपकी एक बेहतरीन मेमोरी रही हो मैच को लेके या आफ्टर मैच को लेके, तो अगर ऐसी कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो तो वो कौन सी मेमोरी होगी जो आप शेयर करोगे? 2014 में इंचोन एशियन गेम्स हुए थे, तो हमारा मैच था जापान के साथ, हार्ड लाइन का मैच था, 3rd प्लेस के लिए। हम लोग 1-1 ड्रॉ कर रहे हैं। वो ये था कि इतनी मेहनत सबने की है, इतना रन किया है उस चीज़ के लिए, इतनी फिटनेस की है, पूरा साल हम लोग घर से बाहर हैं, घर का ये नहीं है कि कोई किसी मेंबर से मिल रहे हैं, कोई भी ओकेजन है कुछ नहीं अटेंड किया। तो वो सब स्ट्रगल देख के सारी टीम का ही आपस में उस टाइम पे 1-1 ड्रॉ चल रहा है, और लास्ट के 5 से 10 मतलब 5 से 7 मिनट रह रहे थे। उस टाइम पेनल्टी कॉर्नर मिल गया हमें। तो पेनल्टी कॉर्नर मतलब कि रेड फ्लिकर पे डिपेंड है। तो उस टाइम मिला पेनल्टी कॉर्नर और मैंने गोल कर दिया। तो वो मेरी लाइफ का मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था कि मेरे उससे हम लोग एशिया कप था जो एशियन गेम्स थी उसमें हमारा प्लेस आई, मेडल आया, और वो मेमोरीज मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं कि वो मोमेंट बहुत बेस्ट था। टीम का पार्ट होना और टीम को खुद के दम पे ऐसे प्लेस पे ले जाना जहाँ से आप कुछ अचीव करके आओ, वो अलग ही फीलिंग, वो अलग मतलब रूम में जाके रूम में गए, चेंज कर रहे हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं सारे मतलब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मतलब एक बहुत अच्छी, बहुत प्राउड मोमेंट हो जाता है एक यंग प्लेयर के लिए ऑफ कोर्स, कि हम ऐसे खेले कि हमारी वजह से बिल्कुल कोई मेडल आया। एज अ फीमेल एथलीट, जैसे आप फीमेल हॉकी टीम में रहे, एज अ फीमेल एथलीट आपको पर्सनली क्या ऐसा लगा कि आपको जो चैलेंजेस एज अ फीमेल आपको फेस करने पड़े, तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ी लाइफ में? एज अ फीमेल तो वही मैंने जो आपको बताया कि घर से ही स्टार्ट हो जाता है, रिलेटिव से ही स्टार्ट हो जाता है। लड़की है बाहर निकालोगे, और स्पेशली कुछ जो डेवलप एरियाज हैं, शहर है, उनमें छोड़ दो, गांव के आज भी मेंटलिटी कुछ ऐसी ही है बिल्कुल कि आप फीमेल्स को बाहर निकाल रहे हो, बिल्कुल क्या करेगी ये, कौन इससे शादी करेगा। इवन मेरे जो मतलब रिलेटिव्स थे उन्होंने मेरे डैडी को बोला कि आप इसको बाहर लेके जा रहे हो, शॉर्ट्स पहन के खेलेगी, है ना, बाहर जाएगी,
टूर्नामेंट्स के लिए भी जाएगी तो कौन इससे शादी करेगा। मेन तो मुझे लगता है कपड़ों के ऊपर ही सबसे ज्यादा आ जाते हैं चैलेंजेस। हाँ जी, और एक गांव से मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे आप बाहर निकल रहे हो। तो वो सबसे चैलेंजिंग तो फीमेल्स के लिए वही है, वहां से निकलना, वहां से निकलना जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या ऐसे चैलेंजेस आपको मिले जो आपको लगा कि एज अ फीमेल मुझे ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है? आज के उसमें मतलब आज फिर भी टूर्नामेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं। उस टाइम पे हमें टूर्नामेंट्स कम मिलते थे, प्रैक्टिस पे अब कोई भी प्लेयर नहीं बन सकता जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं देखते। बिल्कुल, रियल मैचेस जब तक रियल मैचेस हम लोग नहीं खेल लेते, कोई भी प्लेयर है बिल्कुल कि प्रैक्टिस की और सिर्फ घर चले गए, वो उतना ही दायरा एक हो जाता है कि हाँ, वो थोड़ा सा मेरे को मेंस के अकॉर्डिंग फीमेल्स के लिए कम लगता है कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब टूर्नामेंट्स होने चाहिए। मम्मी जो है ना वो प्यार का प्रतीक है कि अगर आपको कितना भी प्यार चाहिए आप मम्मी के पास पहुंच जाओ, आपको वहीं प्यार मिलेगा। पिता जो है वो भरोसे का प्रतीक है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे और वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, सारा काम तुमको करना पड़ रहा है, घर की जिम्मेदारियां चाहे वो कुछ भी हो, वो तुम सब निभा रहे हो और वो सिर्फ बैठे हुए, लेकिन वही उनका बैठना उतना काफी है, बहुत काफी, ठीक है। और आपको ये भरोसा मतलब इंटरनली इतना भरोसा रहता है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए ये संभाल लेगा अगला बंदा, भले वो मैंने कल ही एक लाइन पढ़ी थी कि पापा की पुरानी जूतियां भी बाहर रखी हुई बहुत है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ जैसे मेरा अटैचमेंट मेरे दादा के साथ बहुत था, तो क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही रहता था। अब क्या होता है, लड़के जितने होते हैं ना वो पापा के साथ में मार पिटाई वाला कुटाई वाला ही सिस्टम, वो दादा दादी बचाते हैं, तो दादा दादी बचाते हैं, तो अपना सिस्टम वही था कि उन्हीं के पास में रहना है, खाना पीना पढ़ना लिखना। सेम मेरे भाई वाली बात। हाँ सेम, तो मेरा भी बचपन वहां से बीता। अब जैसे दादा चले गए, फिर अब जैसे जैसे आप एज में बड़े होते हैं, कॉलेज पास आउट हुए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, सब कुछ किया। अब इस एज में आके जब मैं अब 30s में आ रहा हूँ अपने, तो अब मुझे समझ में आता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, ठीक है। अगर कितने आपके पिता के साथ में कितने बुरे संबंध रहे हो, मार कुटाई वाले संबंध रहे हो, वो एक अलग सिनारियो है। अभी वो सामने बैठे हैं, वही इंपॉर्टेंट। वो एक टाइम भी होता है कि उस टाइम पे बच्चे को स्ट्रिक्टनेस दिखानी भी पड़ती है। हाँ बिल्कुल दिखानी पड़ती है। अगर ना पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहें तो उस टाइम एज ऐसी होती है कि आप गलत संगत जल्दी पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो एक टाइम होता है ना जो आपको मैच्योरिटी देता है। हाँ जी, कि आप किस राह पे निकल रहे हो और क्या सही है और क्या गलत में आप फर्क कर सकते हो। अभी इस एज में है कि अभी पता है एग्जैक्ट क्या सही है और क्या गलत है। तो अभी क्या होता है ना कि ये सब चीज जब आप प्रीवियस टाइम देखते हो ना, तो समझ में आता है कि नहीं वो तो सही थे, कहीं ना कहीं हम ही अपना विचार गलत करके बैठे थे। हाँ, और वही फिर बाद में हमको रियलाइज होता है। आज भी सिनारियो होता है कि जैसे अभी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो गए डॉक्टर को दिखाने, मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे, तो मैं कहा ठीक है टेस्ट सारे करवाओ जाके, जो भी है। अब खुद से वो टेंशन हो जाती है कि अच्छी हुआ क्या है, क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है कि नहीं भाई तबीयत ठीक रहनी चाहिए, बाकी कुछ ठीक होना। बाकी सही बात है। तो वो चीज है, पापा सिर पे होने चाहिए। हाँ सबके, बिल्कुल वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। लॉस जो होता है ना, एक इंसान का जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है, जिसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। अब मैं अभी भी जैसे घर जाती हूँ, पापा के पास जाती हूँ, ऐसे बैठते हैं, मतलब एक रिलैक्स फील होता है कि हाँ बिल्कुल बंदा बैठा है, भरोसा है। हाँ, कि कुछ भी चाहे गलत भी हो, कुछ भी हो लाइफ में ना, हम कुछ भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और वो सामने खड़े हैं, बिल्कुल, कि वो, क्योंकि वो उस एज से भी निकल चुके हैं, उनको इतना पता है, और वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। अभी भी मेरे साथ ये सिनारियो होता है। अभी जैसे स्टूडियो में काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, पापा बोलते पापा करवा देना जाता। अब वो कुछ भी करवा रहे हैं, मैं बस बाद में आके देख लेता हूँ कि अच्छा ये हो गया, क्योंकि वो हाई है कि भले वो आके कुछ भी अपनी मर्जी का करवा दे रहे हैं, वो मुझे पता है कि जो करवाएंगे ठीक ही करवाएंगे। मुझे अपने पे भरोसा नहीं है इतना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अगर कोई चीज
100 रुपए की नहीं है ना, मैं उस पर 500 रुपए खर्च कर दूंगा, यही है, और वो 100 रुपए की चीज 50 रुपए में करके आ जाएंगे, करके आएंगे। और फिर मेरे को 4 बात सुनाएंगे कि ये देखो ऐसे होता है। वही तो वही सिनारियो है कि ये सब चीजें आप कभी कभी पूरी कर नहीं सकते हो। अब इसीलिए अब मेरा ऐसा सिनारियो मैं सुन लेता हूँ, पहले नहीं सुनना चाहता। पहले ये होता था घर से, बॉयज का ये होता था कि पापा अच्छा गुस्से में है, चलो घर से बाहर चले जाए। हाँ। लड़की का ये होता है मम्मी पापा गुस्से में है क्या, मतलब वैसे तो पापा गर्ल्स के साथ तो ज्यादा ना नहीं, पर फिर भी कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं कि हो भी जाते हैं, या कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होंगी कि हाँ जिन पे वो गुस्सा भी करेंगे, तो फिर मम्मी के पीछे छुपना मम्मी को ही बचाना। मैं तो बहुत बचा हूँ, मैं तो पता नहीं किसके किसके पीछे बचा। लेकिन अब लगता है कि ठीक है, अब तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा है कि अब तो बोल चाल वाला सीन है, 4 बातें सुननी है, अगर तुम अच्छा काम भी करो तो 4 बातें सुननी, लेकिन अब ऐसा है कि हाँ सुन लेते हैं, ठीक है अब बोल रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी भी कुछ भी, अभी जैसे मुझे स्टूडियो में एसी लगवाना था, तो 50 जगह गए, वहाँ लड़ के भी आ गए, ऐसा ऐसे, मैंने कहा ठीक है। मुझे उस टाइम लगा कि यार पापा थोड़ा आराम से बात की जा सकती है, बाद में समझ में आया कि नहीं ठीक है ठीक है। तो हाँ वही, तो वही सिनारियो है। तो अब लगता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो मर्जी है करो, अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। अच्छा, जैसे कि इस चर्चे के अलावा एक चर्चा और निकल के आती है कि लाइफ में एक ऐसा पल आता है जहाँ पे आप हार मान लेते हैं, ठीक है, आपके गेम के टाइम में या जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, कुछ भी एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा, अब तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर आप एक बैठते हैं और आराम से सोचते हैं कि हाँ नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी हार मान लें। तो वो मोमेंट आपका कौन सा रहा है ज़िंदगी का कि जब आपने बैठा हो और सोचा हो कि नहीं इतनी जल्दी तो हार नहीं माननी, अब यहाँ तक आए हैं तो आगे और जाना है? एक मोमेंट था कि मेरे कोच ने, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे ग्राउंड में सबसे ज्यादा मार मैंने खा रखी है हॉकी से। हमारे कोच मारते भी बहुत थे वो डिसिप्लिन को लेके लगा लो या कैसे भी। तो एक टाइम पे कंटिन्यूसली 100 हॉकी खाना, वो भी हाथों पे ही, मतलब वो अभी भी मैं फील करती हूँ तो ऐसे लगता है यार कि कैसे कर लिया मैंने वो उस टाइम पे। और वो एज थी मेरी कि मैं 10th-11th में। इतना तो हमें स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, हमें बहुत पढ़ते थे। हाँ जी, तो मेरे ना यहाँ तक कोहनियों तक ऐसे स्वेलिंग हो गई थी और छाले हो गए थे। गर्मियों का टाइम था, वो छालों में पानी भर गया। और जब मेरे को मार पड़ी, मेरे हाथ इतने सूज के इतने हो गए कि मेरे से मुट्ठी भी नहीं बंद हो रही। उस टाइम पे मैंने अपने डैडी को बोला कि मैं नहीं जाऊंगी अब, कि इतना नहीं होता, ठीक है चलो मारते हैं पर अब नहीं मैं जाऊंगी। मेरे जो कोच हैं उन्होंने खुद, मतलब किसी जैसे शॉप्स पे बैठ जाते थे, है ना, डैडी भी चले जाते थे, उन्होंने खुद बोला कि इस लड़की ने मतलब एक बार भी हाथ पीछे भी नहीं किया कि 100 हॉकी इसने ऐसे कंटिन्यूसली खा ली। तो आप खुद सोचो कि ये इतना पेन सहन कर सकती है, तो ढीठ पर्सनालिटी है। हाँ जी, वही कि अगर इसको मतलब जैसी मर्जी सजा दे दो, ये कभी ये नहीं कहती कि हाँ मेरे को नहीं करना, या इसने पीछे जितना मर्जी इसको हार्ड वर्क दे दो वो इसने करना है। उस टाइम पे ये था कि नहीं अब नहीं खेलना। डैडी को मैंने रात को बोला, मेरे डैडी ने पूरी रात मेरे ओमनी जेल वगैरह हाथों पे लगाई, पट्टी बांधी। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, कह रहे कोई बात नहीं मत जाइयो। सुबह 4 बजे चलो बेटा ग्राउंड का टाइम हो गया वो ऐसा था, रात को तो कह रहे थे कि नहीं जा उसके बाद चलो ग्राउंड का टाइम हो गया, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी उठ के तैयार हो ली, चली गई ग्राउंड। मैं नहीं जाऊंगी तो कोच लेके जाएंगे, कैसे भी जाना तो है ही है, घर लेने आ जाएंगे वो तो मैं चली गई। तो इतने हाथ मेरे स्वेलिंग हो रहे हैं। अब आप स्टिक तक पकड़ नहीं पा रहे हो और कोच बोल रहे हैं कि आपको हिटिंग करनी है। मतलब हाथ ना छनक रहे थे कि स्टिक दोबारा लग रही थी उन्होंने। नील मेरे पूरे हाथों पे पड़े हुए हैं,
उन पे ना दोबारा हिट मार Hit हो रहे रहा था। तो दोबारा स्टिक हिट हो रही थी, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि आपको हिट ही मारनी है, हिटिंग करनी है जानबूझ के कि हाँ दर्द इसके हो हाथ स्ट्रोंग हो जाएं। हाँ। उसी में किया मैंने फिर भी, पर फिर वो कंटिन्यू हो गया कि हाँ चलो खेलना ही है। अब आई वो गया। एक था कि हाँ मेरे को नहीं खेलना, मार जब पड़ी थी। और उसके बाद मेरा 2016 ओलंपिक्स के टाइम पे टीम में 18 में 20 में हम लोग थे, मैं और योगिता बाली गोलकीपर, बहुत अच्छी प्लेयर्स रही हैं वो भी, गोलकीपर हैं वो, अभी भी खेल रहे हैं। और मतलब हम दोनों 20 में थे, हम लोग रुके सम्राट होटल में, हम लोग पीएम मोदी जी से भी मिल के आए ओलंपिक्स के टाइम पे। और उससे पहले के जो टूर्नामेंट्स हैं आप ये लगा लो 2010 से मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, तो कितने टूर्नामेंट्स मैंने खेले होंगे। बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने खेला। और 20 में जब हम आए उस टाइम पे ये था कि और कोई था भी नहीं ड्रैग टिकर, तो मोदी जी से मिल के आए, टीम अनाउंस की, मेरा और योगिता का नाम ही नहीं है टीम में। 18 की टीम, वैसे ओलंपिक्स में गेम्स में 16 की टीम जाती है, लेकिन 2 स्पेयर लेके जाते हैं 17 एंड 18 जो बाहर ही बैठते हैं। तो 20 में था हमारा नाम, तो 18 में भी नहीं थे हम, स्पेयर्स में भी नहीं थे। और कंटिन्यू आप इतने सालों से हर टूर्नामेंट खेल रहे हो, सब कुछ खेल रहे हो, और अचानक से ओलंपिक्स के टाइम पे कितना मेजर टूर्नामेंट, बिल्कुल उस टाइम पे आपको पता चलता है आप टीम में ही नहीं हो। तो वो मोमेंट मेरे लिए था कि सब खत्म हो गया, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। हाँ जी, मतलब मैं बहुत रोई उस टाइम पे अपने रूम में, मतलब जाके जो सम्राट होटल में हम लोग रुके हुए थे, वो टाइम ये था कि सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया गेम को। हाँ जी, इतनी और मेहनत एक मेरे पापा को देखते हुए लगा लो कि हर बाप का सपना होता है जिसने मेहनत कर रखी है कि ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा गेम है, सबसे बड़ा, हर जो भी खिलाड़ी है उसको, हम लोग चलो हमें अब पता है हम बड़े हैं, छोटे बच्चे को हम तेरे को ओलंपिक्स खेलना है ना, सिर्फ एक सीधा ओलंपिक्स का नाम लेते हैं, और वो मतलब वहां से टच करके आ जाना कि हम एक मन में है कि हाँ हमें ओलंपिक्स खेलना है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, और आप सुनते हो कि आप हो ही नहीं टीम में। तो वो मेरे लिए बहुत हार्ड मोमेंट थी उस टाइम पे। बट मेरे भाई ने, मेरे पापा ने बहुत उस टाइम पे साथ दिया कि मैं दोबारा, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मोमेंट में फैमिली ने ही संभाला आपको। हाँ जी, आप वहीं से संभले और आगे बढ़े। फिर दोबारा मैंने स्टार्ट किया जिंदगी का मेरे ख्याल से, जैसे आपने बताया कि वो जो आपने ट्रॉफी जितवाई गोल मार के, वही मेरे को लगता है आपका सबसे भावुक गेम भी रहा है, या कोई और भी ऐसा जिसमें आप बहुत इमोशनल हो गए उस गेम में, या आपका पहला गेम ऐसा था? पहले गेम में तो मैं इंजॉयमेंट में ही खेली कि उस टाइम पे 10th क्लास में थी मैं। तो उस टाइम पे तो ये था कि फर्स्ट टाइम हम किसी टीम को, अदर कंट्री में जा रहे हैं। मेरा चाइना जापान का सबसे पहला टूर था। मैं एक फनी मोमेंट बताती हूँ। हम लोग पहुंचे होटल जापान, तो जापानीज मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना दूसरे को। बिल्कुल। तो डोर पे जैसे डोरमैन खड़े होते हैं, उन्होंने झुक के ऐसे किया। मैं क्या, मैंने भी कर दिया। मैं क्या ठीक है। दूसरा आ रहा है, उसने उसको भी किया। मैंने कुछ बाहर भूल गई तो मैं लेने चली गई, उसने फिर से ऐसे किया। मैं रिसेप्शन पे खड़ी, मैं उसको देख रही हूँ। सबसे छोटी थी मैं उस टाइम पे, मतलब। और पहला एक्सपीरियंस में, मतलब बाहर किसी कंट्री में जाना है ना, पहली बार मैं किसी कंट्री में बाहर गई हूँ और बाहर के लोग देखे मैंने। तो मैं बाहर गई, उसने फिर से मतलब ऐसे किया, झुका वो मेरे लिए। फिर दोबारा ही फिर से, मैं क्या दीदी ये तो दोबारा मैं दोबारा फिर गई। मजा आ रहा था दोबारा। वो भी
बेचारा मेरे को देख रहा है, पर उसका काम है कि हाँ वो कर रहा है। हाँ उसका तो काम है। ओहो, वो मेरे को, मैं अभी याद करती हूँ कि मैंने कितनी मतलब बचकानी हरकत की उस टाइम पे तो उस बेचारे टाइम तो आप बच्चे भी थे। अगर ये शैतानियां नहीं हो उस टाइम पे वही। तो समझ में ही ना और आए। मेरे जो, मैं योगिता बाली जिनके बारे में बता रही हूँ, वो मेरे को देख रहे हैं और वो मेरे से हंस रहे हैं, मतलब यार तू कर क्या रही है तू। मेरे को थोड़ा डांटा भी उस टाइम पे कि ऐसे नहीं करते बाहर आके, थोड़ा सा मैनर से रहो। ठीक है, उस टाइम पे क्या पता होता है, कुछ भी नहीं। पॉइंट ये है कि मजा आया। मजा आया। मेरा फर्स्ट टूर तो मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं सबसे छोटी थी, मेरे बहुत सीनियर थे उस टाइम पे, ममता खरब, सुरेंद्र कौर, उनके साथ मैंने कैंप्स किए हुए हैं, सुभद्रा प्रधान, तो बहुत बड़े बड़े, असुंता लाकड़ा, जयदीप कौर, बहुत बड़े बड़े उस टाइम पे खिलाड़ी रहे हैं। रितु रानी भी हमसे बहुत सीनियर हैं, रानी रामपाल हैं, वो तो चलो ये लगा लो एक बैच ही बड़े थे। बिल्कुल। पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मतलब मेरे को खेलने का मौका मिला, मैं उस टाइम पे कि मैं अपने बैच में सबसे कम एज की और सबसे पहले अपने बैच से मैं सीनियर टीम में डायरेक्ट गई। वो कोच की लाठी का असर हाँ है जी, कि सबसे कम उम्र में आप। हाँ जी, मतलब ये उन्होंने मेरे को ऐसे कर रखा था कि अगर 8 बजे का ग्राउंड स्कूल है ना लड़कियों का, सबकी 7:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, 5 बजे आके। मेरा स्पेशली उन्होंने स्कूल में बोल रखा था कि ये 9 बजे आएगी। मेरा स्कूल का टाइम भी उन्होंने बढ़ा रखा था कि 7:30 से लेके 8:30 बजे तक 1 घंटा इसको ड्रैग फ्लिक पे काम करना है, आधे घंटे में घर जाके तैयार होके वापस आके 9 बजे स्कूल में भी आना है। वो कोच का विश्वास था। हाँ जी, अटूट विश्वास की नहीं, खींच तो लेंगे। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, जब आपने बोला कि आप गए वहाँ पे, आप फुल एंजॉयमेंट में थे क्योंकि वो यंग एज, हाँ तो जी। उस टाइम उतना पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब फर्स्ट स्टेप आपका मैदान के अंदर गया तो कुछ नर्वसनेस हुई या कुछ हुआ कि या फिर उसी मूड में थे कि नहीं नहीं अब तो हम कर ही लेंगे आज इनकी ऐसी तैसी? पहले होता है हैंडशेक्स होते हैं ना, हाँ, कि जाने आप लाइन अप खड़े लाइन हो, अप होते हैं, है हाँ। ना, और टेस्ट मैचेस थे, तो उन्होंने कुछ हमें गिफ्ट्स भी दिए थे। अच्छा। की रिंग हो गया, हैंड क्रीम होगी, कोरियन है, मतलब जापानीज है, तो ये सब चीजें है ना। मैं उसी में खुश। क्रीम मिली है, हैंड क्रीम मिली है। मेरे को सीनियर देख रहे हैं, कह रहे हैं तेरे को कोच देख लेंगे, तू इसको बैग में रख ले। मैं गेम मतलब अब फर्स्ट 11 तो जो सीनियर हैं वही खेलेंगे ना, हाँ। उनको उतार दिया, तो जो 5-6 बाहर बैठे हैं, मैं क्रीम को देख रही हूँ। जो साइड में सीनियर बैठे, तू इनको अंदर रख दी कि नहीं? तो मैंने अंदर रखा, फिर सर ने मतलब मेरे को सडनली बोल दिया कि चेंज करो। मैं इधर उधर, मैं क्या किसको चेंज करना है? अब कोच को पूछ भी नहीं सकते हाँ, कि किसको चेंज करना है, अब दोबारा कैसे पूछें? तो कह रहे कि जो डिफेंडर है, मतलब जो मेरे साथ बैठे थे, कि डिफेंडर में से किसी को भी कर ले चेंज। तो खेली मैं मस्त, मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी उस टाइम पे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। एक दो, हाँ जी, कोई टेंशन में नहीं मैं खेली। और कुछ मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे कि चलो एक हंसी मजाक एक अलग हो जाता है, एक चलो छोटे बच्चे को कुछ भी सुना दिया ना, कुछ भी कह दिया, वो एक अलग हो जाता है, लेकिन गेम के उसमें उन्होंने मेरे को मोटिवेट ही किया कि अगर आपसे गलती भी हो रही है तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है। अच्छा, जैसे ये कल्चर बड़ा आता है, जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो रैगिंग होती है, और अलग अलग स्पोर्ट्स में जाते हैं तो समटाइम्स कुछ एथलीट के साथ हो जाता है कि सीनियर प्लेयर उनके ऊपर थोड़ा हैस कर देते हैं, कुछ भी मतलब रैगिंग टाइप में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ में लेके, या थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ कि पहले डराया वराया आपको कि नहीं ऐसा करेंगे, उठक बैठक करो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ग्राउंड से ही मेरे सीनियर बहुत सारे थे कैंप में, और मैं 13 जनवरी को मैं मॉर्निंग में पहुंची थी, लोहड़ी वाले दिन। और कैंप में मतलब हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। अच्छा। कुछ भी त्योहार है, कुछ भी फेस्टिवल है, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट
सेलिब्रेशन था इंडियन टीम के साथ और इतने इतने सीनियर प्लेयर्स थे उस टाइम पे, तो सबने मतलब मेरे को बहुत अच्छे से रखा। कई बार गलती हो जाती थी, तो जैसे एक होता है ना कि एक ही ग्राउंड के हैं तो उनको पता है कि हाँ हमारा वहाँ का कैसा सर्कल है, कैसे चलाना है, तो वो मेरे को डांट देते थे कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, है ना, तेरे को रनिंग के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपनी जो मेहनत तूने वहां पे की है, जो सर कराते हैं, तो तेरे को वही मेहनत तेरे को करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। तो वहां पे समझाने वाले भी वही होते हैं, सीनियर सी। तो हम इस चीज को मैंने बहुत इंजॉय किया। और उस टाइम पे फोन नहीं होते थे, हाँ, फोन बड़ा कम चलन था। तो सबने बैठ जाना इकट्ठे। सैटरडे इवनिंग रेस्ट होता था, संडे फुल डे रेस्ट होता था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के सब लोग बैठ जाते थे कि बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे छोटी हूँ, वही पिसेगा सबसे छोटी। तो वो चीजें अब मतलब अच्छी लगती है कि मैंने कितने अच्छे प्लेयर्स के साथ उस टाइम पे अच्छा, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में ये मेरा पर्सनल सवाल है खुद का, कि जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में मैदान में गाली गलौज सब चलती है। मेंस क्रिकेट में, विमेंस का मेरे को आइडिया नहीं है। तो ऐसा है आप लोगों के बीच में होता है कि जैसे किसी ने गलती तो गाली गलौज निकल गई, या फिर नॉर्मल रहता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हो भी जाता है। अगर मैच की सिचुएशन के ऊपर होता है मेन तो, है ना। अगर मैच की सिचुएशन ऐसी है कि हाँ आपने कुछ ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर दी कि जो गोल होना था, आपने उठा के वो बॉल ही नहीं स्टॉप की, तो उस टाइम पे पीछे से फिर जिसने बॉल दी है अच्छी बात है वो फिर सुनाता है। और पीछे एक वही है कि फॉरवर्ड सब गोल कर रहे हैं और पीछे डिफेंडर ने एक सिली सी मिस्टेक से गोल करवा दिया, तो वो फिर फॉरवर्ड से गालियां आती हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, ये हम पागल है, गोल कर रहे हैं आगे। अच्छा, जैसे आपका फर्स्ट गेम था तो मैच से पहले राष्ट्रगान भी होता है, हाँ जी, है ना। तो वो मोमेंट आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि जो राष्ट्रगान, आप मैदान में खड़े हो अदर कंट्री में और वहाँ पे आपका राष्ट्रगान चल रहा है, आपने सोचा नहीं था कभी कि आप इतने बड़े स्टेज पे आके खड़े हो जाओगे, और भी इतनी छोटी उम्र में, तो कैसी फीलिंग वहाँ पे आपकी रही? आप भी प्लेयर रहे हैं, है ना। तो एक अपने ग्राउंड पे खड़े होके, अपने फील्ड पे खड़े होके, आपका दूसरी कंट्री में आपका राष्ट्रगान बज रहा है और सारे लोग खड़े हैं, वो दिल में ही ऐसे हो जाता है कि हाँ कि मैच स्टार्ट हो जाए बस। मैं तो रो देता उस टाइम पे इमोशनल होके। हाँ जी, ऐसा कि स्टार्ट हो जाए मैच, और कि वो मोमेंट मतलब बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करनी। कि दिल में कुछ होता है कि हाँ यार, प्राउड भी फील होता है, खुशी भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, वो सारी चीजों का वो फीलिंग चेंज हो रही होती है स्टेप बाय स्टेप हर सेकंड। फिर वो ही होता है कि जल्दी से मैच स्टार्ट हो जाए बस। ये बात तो है। उनकी शादियां हो जाती है ना, अपनी सास से बड़ा परेशान रहती हैं, आएंगी तो सबसे पहले सास की बुराई। नहीं, मेरे उसमें सास होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सास है तो सब कुछ है, क्योंकि आपके घर का माहौल उनको ज्यादा पता है। बिल्कुल, जिस माहौल में टाइम स्पेंड किया है। और दूसरे आके अगर सास नहीं है, दूसरे आके आपको घर का वो बता रहे हैं, क्या पता किसको क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो सास होना बहुत जरूरी है। माँ का सहारा होना जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, जैसे सास नहीं मैं कहूंगी, माँ ही कहूंगी। माँ ही कहो। हाँ जी, मम्मी ही है। हाँ जी मैं मम्मी बोलती हूँ। अब जैसे आपका इतना टाइम हुआ, आपने इतना टाइम स्पेंड किया हॉकी में, और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप लोगों को सिखाती भी हैं, कोचिंग करती हैं, ठीक है। अब जैसे आपने बताया इंग्लैंड भी खेल के आई आप, ठीक है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि जब आप, हमारा एक टाइम होता है जब हम अकेले बैठते हैं चाय या कॉफ़ी का मग लेके ठंडे माहौल में, फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और ये हम सोचते हैं कि हमने लाइफ में क्या किया है। तो जब आप अपनी पूरी पिछली जर्नी देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसा फीलिंग आता है उस टाइम पे, आप क्या सोचती हैं उस बारे में? मेरी एक जगह है मेरे घर पे कि मैं जहाँ बैठ के अपना कॉफ़ी का मग लेके आईपैड लेके अपना बैठती हूँ। उस रूम में मतलब आप सोफे लगे हुए हैं उसमें,
मेरे मेडल्स मैंने फ्रेम करवा के लगा रखे हैं। मेरी जो मैं एशियन गेम्स वाली बात बता रही हूँ 2014 की, उस टी शर्ट पे मैंने अपने सारे जो उस टाइम पे मेरे साथ प्लेयर्स थे एशियन गेम्स में, मैंने सबके ऑटोग्राफ ले रखे हैं और वो मैंने फ्रेम करवा रखी है। और ट्रॉफीज हैं वो रखी हुई हैं। तो मैं मतलब उनको देखती हूँ तो ये होता है कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में मतलब जो मेरे डैडी ने इतनी मेहनत की है कि मैंने अचीव किया है। और मतलब एक कोच का तो देखो बहुत बड़ा रोल है ना, लेकिन उन कोच और माँ बाप के अलावा मेरे को कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ी। कि मेरे को ये होता है कि मैं मिरर में अपने आंखें मिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ किया है अपनी मेहनत पे अचीव किया है। बिल्कुल। मैं ये चीज ऑफ द कैमरा आपको बताना चाह रही हूँ, आप वो कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में लगा लो या कुछ भी लगा लो ना, लड़कियों को लेके थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अगर आपको अचीव करना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत चलता है ना। तो मैं रात को बहुत सुकून की नींद सोती हूँ कि मैंने जो अचीव किया है मैंने अपनी मेहनत पे अपनी स्ट्रगल करके, और मेरे कोच ने मतलब जितना मेरे को सिखाया है, मेरे माँ बाप ने जो मेरे को संस्कार दिए हैं कि मैंने सिर्फ उसी चीज पे मैं रही हूँ कि मैंने कुछ भी गलत ऐसा नहीं किया कि मेरे को कल को ये लगे कि वो टूर्नामेंट मैंने ऐसे खेला था। मतलब कोई भी है हॉकी जगत में सब जानते हैं मेरे को, है ना। तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता मेरे को कि तू ऐसे खेली है। बिल्कुल, आपकी मेहनत से खेलो आप। कि उनको पता है कि चाहे ओलंपिक्स नहीं खेली है लेकिन ओलंपिक्स से कम भी नहीं है। ओलंपियन एक है ना कि कुछ ओलंपियन, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे भी हैं कि उनको जानता भी नहीं है कोई, सिर्फ एक उनको नाम के आगे ओलंपियन लगवाना है। कि वो चीज मेरे को बहुत अपने ऊपर मैं प्राउड करती हूँ कि मैंने जो अचीव किया है मैंने खुद से अचीव किया है, और सामने वाला बात कर रहा है तो बहुत अच्छे उसमें रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। ऐसी किसी की नज़र में बात नहीं कर रहा। हाँ जी। अगर वो आपको देखता है, हम कभी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हम ऑनेस्ट हैं अपनी चीज़ों के साथ में, हमारा ऑरा इतना हाई होता है कि अगर हम सामने वाले के साथ बैठे हुए हैं ना तो सामने वाले को महसूस होता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हाँ जी। नहीं तो अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी है ना गिला शिकवा या थोड़ा सा भी चोर है, वो पता चल जाता है, वाइब्स आ जाती हैं, वो बिल्कुल वाइब आ जाती है तो कि वो सबके साथ ही है। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं ये चीज ये हर फील्ड में, हर फील्ड में। मैं वही बता रही हूँ ये बल्कि ऑफ कैमरा की बात ही नहीं है, ये तो ऑन कैमरा की बात है। मैं तो चाहता हूँ सब सुने, क्योंकि इसके पहले भी हमने रिकॉर्डिंग करी है। हमने एक क्या कहते हैं, हमारी एक एथलीट थी, हमने उनका वीडियो शूट किया था। तो वो जो है वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल के प्लेयर थे, ठीक है। उनसे डिमांड की गई इस चीज़ के लिए कि आप ऐसे ऐसे हमें आप फेवर करिए तो हम आपको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं किया और वहाँ पे उन्होंने गेम ही क्विट कर दिया। उसके बाद वो उसमें आ गई, बॉडी बिल्डिंग में आ गई, ट्रेनिंग में आ गई, फिर उन्होंने वो अपना करियर एक तरह से चूज कर दिया। तो ये तो बात 100% मैं मानता हूँ कि अगर आप लड़की हैं तो आपके ऊपर चांस मारने में कोई पीछे नहीं हटेगा। जिसने किया तो वो काफी पहुंची हस्ती है। हाँ। आप ये लगा लो अभी पहलवान कितने बैठे रहे रोड्स पे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, सिर्फ एक इसी चीज के लिए। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है 100% सही भी था। हाँ। लेकिन वही है, पॉलिटिकल सपोर्ट रहा जिसकी वजह से अभी भी उनको टिकट मिला, सब कुछ हो रहा है ना उनको, और वो मजबूर है उस चीज के लिए। हाँ। कि हाँ उनको खेलना पड़ रहा है। अब बेचारे वो लाठी भी खाए, सब कुछ, अनशन पे भी बैठे। इतनी बड़े बड़े प्लेयर आप सम्मान दे रहे हैं एक टाइम पे तो उनको, और दूसरे टाइम पे आप उनको लाठियां मार रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है खींच रहे हैं सड़कों पे। हाँ, अगर कोई भी सच बात है, मैं कहता हूँ कि लड़का लड़की दोनों के पक्ष में बोलता हूँ कि अगर कोई लड़की या एलिगेशन आपके ऊपर ऐसे लगा रही है, मैं कहता हूँ कि चाहे वो लॉ हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप निष्पक्ष होके जांच करिए। हाँ जी। ठीक है। जब अगला इंसान आपको लगे कि नहीं ये गिल्टी है, तब आपको उसको सजा देनी चाहिए।
मतलब पहले ही नहीं सजा दे दो। नहीं, वही आजकल देखो लड़कियों के फेवर में लॉज हैं, लेकिन कुछ लड़कियां उनका गलत फायदा भी उठाती बिल्कुल, बहुत चल रहा है, है ना? कितने केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे। कि लड़कों को ऐसे लग रहा है कि यार ये एलिगेशन लग गए तो हम तो गए, उनका मैं खुद करियर तो पर्सनली खत्म। सोचता हूँ, शादी अभी हुई नहीं मेरी, मैं सोचता हूँ कि लाइफ में ऐसा कोई टकरा गया या लाइफ में ऐसा हो गया, मैं इकलौता लड़का अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप करा देंगे। नहीं होता है, देखो आपसे आप एक आपकी अकेले की लाइफ नहीं है, आपके बिल्कुल। साथ बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी सिस्टर हाँ, भी है ना, उनको भी। लेकिन कुछ लड़कियां इस चीज का भी गलत फायदा उठा रही हैं कि कुछ भी कह दिया, है ना, सो देखती नहीं है कि हाँ आप क्या कह रहे हो, उस चीज का दूसरे पे असर क्या होगा, बिल्कुल। उसकी लाइफ पे, उसका सारा करियर उस चीज पे डिपेंड है। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़के के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नो डाउट, हाँ जी। पूरे परिवार की लेके वो चलता ही है एट द एंड। वहां पे अगर उसके ऊपर धब्बा लग गया तो सोसाइटी सबसे पहले उसको ऊपर लाके टांग देगी, चाहे वो गिल्टी हो या चाहे ना नहीं हो, बाद में वो क्लियर भी हो जाए, लेकिन वो धब्बा रहेगा एक ही। बार तो वो नजर में रहेंगे ही नहीं कि हाँ ये ऐसे। बिल्कुल। अभी हमने कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर आई थिंक किया था, एक सरबजीत सिंह बेदी हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनका हमने इंटरव्यू किया था, मैंने ही पॉडकास्ट किया था, मेरा आई थिंक वो 2nd एपिसोड था जब मैंने लास्ट ईयर किया था। उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, वो लड़की ने उनके ऊपर लगाए, और सिर्फ वो छोटी सी बात पे हुआ था, वो केस 4 साल चला, उनके पिता को उस पर हार्ट अटैक आया, मम्मी डिप्रेशन में चली गई, पूरा घर तबाह हो गया, और एट द एंड उस लड़की के ऊपर जब वो नहीं हुआ साबित, उस लड़के के ऊपर वो बरी हो गया, वहां से भगवान की कृपा रही, वो लड़की यहाँ से छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गई। तो ओवरऑल ये कि सामने वाला अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन सामने वाले के बारे में नहीं सोच सकता कि आखिर वो कहाँ जाएगा या क्या होगा उसका, विच इज वेरी पेनफुल। मेरे को लगता है भाई मेरे को बचाओ भगवान। नहीं, वही है कि आज के टाइम पे ना खुद बचना चाहिए। बिल्कुल, खुद के उन्होंने भी यही बोला, हाँ जी, कि अगर आपके साथ ऐसा होता है चुप मत बैठो, आवाज उठाओ, जब तक नहीं उठाओगे तब तक आपके साथ में बुरा ही होता रहेगा। और ये बात वाकई बिल्कुल सही है। अच्छा, एक अपने टॉपिक पे आते हैं, और मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि जैसे आपका बचपन से ये पूरा जर्नी रही, अगर ऐसा होता कि अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन आप क्या चूज करते? जो आजकल चल रहा है पंजाब में, आइल्स करो और बाहर जाओ। यही है, कोई भी है उठा के देख लो आप, हरियाणा में भी बहुत मतलब जगह ऐसी हैं, बहुत जगह क्या, हमारे परिवार में भी ऐसे हैं। मेरे ताया जी की बेटी, वो तो चलो शादी की पहले, उसके बाद वो लोग विद फैमिली चले गए। यही होता फिर तो, आइल्स किया और चलो बाहर शिफ्ट हो गए। वही है, बाहर की नौकरी। हाँ जी, दिहाड़ी, नौकरी नहीं कह सकते उसको, दिहाड़ी। बहुत लोग गए हैं मेरे दिहाड़ी कर रहे हैं नॉन में, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है गए। हाँ जी, मुझे बोल रहे थे कि तू भी आ जा, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं इधर ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि आज आप सीनियर प्लेयर्स में से एक हो, बहुत नए बच्चे हैं, जो नई लड़कियां हैं जो हॉकी में आना चाहती हैं, एथलीट बनना चाहती हैं, तो आप उनको अगर कुछ अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहोगे एज अ कोच, एज अ प्लेयर, तो आप क्या एडवाइस करोगे उनको आज के टाइम पे? यही है कि आप ग्राउंड पे आ रहे हैं तो आप अपना 100% दो, जितना टाइम भी आपको मिल रहा है ग्राउंड पे, चाहे आपको आधा घंटा मिल रहा है, चाहे 1 घंटा मिल रहा है, क्योंकि एक ग्राउंड पे आप मैक्स लगा लो 50-60 बच्चे तो होते ही हैं। बिल्कुल। अब एक बच्चे पे कोच कितनी देर लगा सकता है? बिल्कुल, है ना, और स्पेशली टीम गेम के लिए तो आपको खुद से अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक स्किल पकड़ो अपना कि हाँ हमें ये करना है, चाहे उसमें डिफेंसिव स्किल हो, चाहे वो अटैकिंग है, चाहे वो अदर ड्रैग फ्लिक, आजकल मतलब आज के टाइम पे ड्रैग फ्लिक गोलकीपिंग का मेन रोल है, तो आप अपने ऊपर वर्क करो। तो आपको लगता है ड्रैग फ्लिप में अभी प्लेयर्स बहुत कम है? वुमेन्स में तो मैं ना के बराबर ही कहूँगी। मैं अभी 6 से 7 जगह मैं गई हूँ सिखाने एज अ
ड्रैग फ्लिक कोच कुक इंडिया ने मेरे को भेजा है। एनसीओज जिनको आप जो साई है उनमें भेजा, मतलब 1-2 लड़की मेरे को मुश्किल से मिली है। अच्छा, ड्रैग फ्लिप में आपको क्या लगता है क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लड़की में? ड्रैग फ्लिक के लिए आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ नहीं भी है तो आपके पास फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग कि आप जिम जाओ, डाइट अच्छी लो, स्ट्रेंथ रखो अपने में, तो वो सब है। और मेन बात है एटीट्यूड, आपका सीखने का एटीट्यूड कैसा है, आप कितने सिंसियर हो उस चीज को लेके, आप मेहनत कैसे कर रहे हो। अब हर कोई तो मेरे कोच जैसा मैं नहीं कहूंगी है ना कि हर ग्राउंड में आज के टाइम पे तो ऐसा झेलेगा भी नहीं जितना आपने झेला। हाँ जी, लेकिन उस चीज के लिए आप मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रैग फ्लिक एक ऐसा स्किल नहीं है कि आपने सुबह स्टार्ट किया शाम को आ गया। मैं स्टिल उस पर वर्क कर रही हूँ, मैं स्टिल अपनी कमियां देखती हूँ कि हाँ जो मैंने लास्ट ड्रैग फ्लिक किया है उसमें मैंने क्या ऐसा नहीं किया कि मेरी पावर नहीं गई या मेरा एंगल अच्छा नहीं था उसमें। तो आपको तो मतलब कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोचिंग पोजीशन पे पहुंच जाओ तब भी आपको लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ जी, कि आपको सीखते रहना चाहिए कि आपकी कमियां कहाँ रही हैं और आपको सुधार करते रहना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी थी बिल्कुल छोटी छोटी थी कि जो मैं कर तो रही हूँ लेकिन मेरे को डीपली नहीं पता कि हाँ ये हो कैसे रही है। लेकिन जब मैं अब सिखाने जाती हूँ तब मेरे को पॉइंट टू पॉइंट मैं मतलब बता सकती हूँ कि आपका हाथ कहाँ होना चाहिए, आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आपको लंच कब लेना है, आपको क्रॉस कब करना है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं कि मैं बचपन से देखो 10th क्लास से मैं करती आ रही हूँ। बिल्कुल। तो कुछ चीजें ऐसी है कि मैंने अब सीखी हैं, वो एक्सपीरियंस। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, मेरे को पता है, लेकिन एक सीखना एक अलग बात होती है कि हाँ आपको सामने वाला सिखा रहा है, लेकिन आप किसी को सिखा रहे हो इतने एक्सपीरियंस के बाद, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको सिखाओगे तो आप उसको बिल्कुल ऐसे सिखाओ कि हाँ उसको एकदम समझ में आए। बिल्कुल, ये तो है, ये मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और स्किल्स होने के बावजूद आपका दिमाग इसमें नहीं है कि आप डेली सीखो, हाँ आपकी चाह नहीं है उस चीज में। मेन बात वो है कि अब कुछ चीजें, कुछ गर्ल्स लगा लो, कुछ मैंने बॉयज को भी सिखाया है। मैं उनको 3-3 दिन का हमारा वो था कि 5 सेशन लेने हैं, मॉर्निंग इवनिंग 5 सेशन थे। मैं सिखा के उतने टाइम पे आ गई हूँ, उसके बाद मेहनत तो उनकी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उस चीज पे वर्क कैसे कर रहे हो। सबके पास मेरा नंबर है जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। मेरे पास सिर्फ औरंगाबाद से बॉयज का मैसेज आया कि मैम ये हमारी वीडियो है और जो आपने बताया था सिखाया था ये वैसे ही है या इसमें कुछ और इम्प्रूव करना है। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ वो उस चीज पे वर्क अच्छा, कर इस चीज पे मैं स्पेशली पूछने वाला भी था कि लड़का और लड़की में आपको, जैसे आप दोनों को सिखा रहे हो, तो डिफरेंस क्या लगता है आपको? सीखने की चाह किन में ज्यादा लगती है आपको? एज अ जेंडर वाइज भी आपको लगता है कि ये है या फिर लड़कियों में ज्यादा है कि वो ज्यादा? बॉयज में ड्रैग फ्लिकर ज्यादा है, गर्ल्स में ये लगा लो। जब मैं ड्रैग फ्लिक कर रही थी मैं अकेली थी, उसके बाद अदर ड्रैग फ्लिक आए, गुरजीत आई, उसके बाद अभी जो ड्रैग फ्लिक है दीपिका वो अकेली है। बॉयज में ये है कि 2 से 3 ड्रैग फ्लिकर रहते हैं, तो बॉयज में काउंट हम करें तो ज्यादा है। और चाह की बात जो है बॉयज में स्ट्रेंथ है, और गर्ल्स आज के टाइम पे ऐसे हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, है ना, अपने फिगर मेंटेन करना है ये वो, तो वो सब चीजें छोड़ के आप एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप कहीं चीज पे आपके घर वालों ने भेजा है तो ये सब चीजें बाद की बात है। मतलब समर्पण होना चाहिए। हाँ जी, कि अगर आप किसी चीज में वर्क कर रहे हो तो आप अपना पूरा समर्पण करो। हाँ जी, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं सीखने में, वो अच्छी लर्नर हैं, जल्दी सीख रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे कि आप सिखा रहे हो तो वो ध्यान भी नहीं दे रही हैं, तो वो उस चीज पे, हाँ जी, कि उनको सिर्फ एक ऐसे हो जाता है ना कि कोच ने धक्का मार के खड़ा कर दिया कि तेरे को ये सीखना ही सीखना है, वो एक बर्डन का काम होता है कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि जो सीखना ही नहीं चाह रहा उसको सिखाओगे उसको क्या सिखा सकते हैं। हाँ,
अपना दिमाग खराब करोगे और कुछ नहीं होगा उसमें। देखो मेरा काम है बताना। हाँ बिल्कुल। मेरे पास 70 से 80 बच्चे भी एक टाइम पे रहे हैं, तो मैं हर एक को जो भी पूछ रहा है, जो भी बता रही हूँ, मैंने 1 से लेके 70 तक सेम चीज सबको बताई है, सेम चीज रिपीट की है। अब जो चीज मैं पहले बच्चे को बोल रही हूँ, सुन तो वो सभी रहे 69 भी रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब मैं वही चीज 70 बार बोल रही हूँ, तो तब भी उनके दिमाग में ना जाए तो वो इंडिविजुअली आप नहीं बोलोगे ना। हाँ जी, जिनको सीखने की मैंने बोला भी है। हाँ। मैंने इंडिविजुअली भी बोला है। हाँ। पर वही है कि जिसको सीखना है वो दूसरे के उस पर भी सीख जाएगा कि हाँ उसको बता रहे हैं, तो मेरे को जब मेरी टर्न आएगी तो मेरे को ये करना है। अच्छा, आपको कभी ऐसे फील नहीं होता कि जैसे आपकी ये पर्सनालिटी रही है सीखने की, ठीक है, आप लर्नर हमेशा रहे हो, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे नहीं सीख रहा है, उसका मन ऐसे नहीं कर रहा और आके सामने खड़ा, तो आपको लगता नहीं कि अरे क्या है, मतलब ये लोग कैसे आ जाते हैं ऐसी फीलिंग नहीं आती आपको? कैसे जी लेते हैं अपनी जिंदगी ऐसे ये लोग? मैं हमेशा जो भी मेरे से यंग हैं बच्चे, उनको मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजने के लिए आपको बहुत मेहनत की है। हर कोई नहीं भेज रहा। बिल्कुल। दुनिया में आप इंडिया में लगा लो, कितने बच्चे, कितनी लड़कियां खेलती होंगी हॉकी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके माँ बाप ने आपको मौका दिया, तो यहाँ टाइम पास मत करो। मैं यही उनको सजेस्ट करती हूँ। चलो उनकी भी एज है, उनको नहीं पता है ना, जो चीज हमें पता है, हमने फेस की है उस टाइम पे। अगर कोच ने मार दिया तो पेरेंट्स नहीं आते थे, अब तो पहुंच जाते हैं, है ना। वो हमें, मैं अपने बेटे के उससे मैं भी कह रही हूँ कि मैं उसको टफ बनाना चाहती हूँ, जैसे मेरे माँ बाप ने हमें बनाया। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप आगे की अपनी स्ट्रगल खुद तय करोगे, आपको खुद स्ट्रगल करनी है अपनी लाइफ के लिए, आपको क्या अचीव करना है उसके लिए खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। माँ बाप एक सहारा हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यही बात मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, और पेरेंट्स को मैं स्पेशली बोलती हूँ कि आपको हार्ड होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। ये नहीं है कि अगर किसी कोच ने या किसी टीचर ने आपके बच्चे को कुछ कह दिया तो आप पहुंच जाओ उसको बोलने सुनाने। उसको क्या पड़ी है? ऑफ कोर्स नहीं सिखाएगा, अगला नहीं सिखाएगा, नहीं बोलेगा। हाँ। तो आपका बच्चा बस आ रहा है, नुकसान आप ही का। वो आप एक स्पोर्ट से जुड़े हो, सुबह शाम आप प्रैक्टिस करने आ रहे हो, और वहां पे कोई कोच आपको कुछ कह रहा है या कुछ कह दिया, आपकी पढ़ाई तो वैसे भी कम हो गई है। बिल्कुल, है ना, कि आप उतना टाइम अपनी स्टडी पे नहीं दे पा रहे हो, आप स्पोर्ट्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए बाहर भी जा रहे हो, लेकिन अब वही टाइम, वही काम आप अच्छे से ना करो जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने भेजा है या आपके कोच आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई नया बच्चा आता है, उसका ये थोड़ी पता कि हाँ ये क्या बनेगा, प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो आपकी मेहनत डिसाइड करती है ना। वही, अब कोच भी तो उसी को ही कहेगा ना कि हाँ ये मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रगल कर सकता है। स्पेशल अटेंशन तो उनको मिलेगी जो वाकई दिखेंगे मैदान पे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर रही तो उनको पता था कि आप मेहनत कर रहे हो। जैसे वो इंसिडेंट आपने बताया कि उन्होंने आपको मारा, आपने हाथ हटाया नहीं, यही ढीठ पर वो तो सब ढूंढते हैं ना। हाँ जी, उनको कुछ दिखा होगा, उन्होंने तभी मेरे ऊपर इतना वर्क किया है, स्टार्ट किया है। नहीं तो मेरे बैच में भी लगा लो, मेरे से जो सीनियर बैचेस थे, मैं अपने ग्राउंड में क्या, मैं इंडिया में मतलब फर्स्ट ड्रैग फ्लिकर हूँ, तो उनको कुछ दिखा होगा कि हाँ मेरे को इसको ड्रैग फ्लिकर बनाना है, बिल्कुल, और ये कर सकती है, तो तभी उन्होंने मतलब वो काम किया। अभी जैसे गवर्नमेंट है, आपके टाइम पे और अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है कि पहले कितना सपोर्ट था इंडियन गवर्नमेंट का विमेंस हॉकी टीम को स्पेशली लेके, और अभी ज़्यादा हुआ है या कम है, या और अभी बढ़ाने की ज़रूरत है उसको? ज़्यादा तो देखो अभी भी नहीं है। मेंस के अकॉर्डिंग लगा लो या आप क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगा लो ना, क्रिकेट के अकॉर्डिंग तो सभी वो तो अलग ही है। लेकिन एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि एक घर में 4 बच्चे हैं, तो माँ बाप को इक्वली उनको देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अब एक को आप इतना हाई ऊपर रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, और बाकी 3 मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी आप उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो एक हो जाता है कि माँ बाप की ही कमी है उसमें फिर। बिल्कुल। तो
मेरे टाइम पे मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट इतना स्पोर्ट में उस टाइम पे, चलो कि एसोसिएशन ने साथ दिया, खेले हम लोग, गवर्नमेंट ने इतना अवार्ड्स वगैरह ये सब नहीं था कि आप चलो ऊपर लेवल पे अगर आपका मेडल आया है तो आपको मिल रहा है, तब तो हर कोई देने को जाता है। लेकिन आपने ग्रास रूट पे कितना काम किया है, कितना आपको मिला है, क्या आपको फैसिलिटीज मिली हैं, किन फैसिलिटीज से इतनी सारी फैसिलिटीज के अभाव में आप वहां तक पहुंचे हो ना? अगर वही फैसिलिटी उस टाइम पे ग्रास रूट पे मिलती तो क्या पता हमारी होटल उस टाइम पे कहाँ होती। बिल्कुल। अभी उड़ीसा और तमिलनाडु हॉकी को लेके आगे आए हैं। उड़ीसा ने बहुत साथ दिया, उड़ीसा ने बहुत साथ दिया। हाँ जी। तो ऐसे ही मैं हर गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि हर गवर्नमेंट आगे आए। उड़ीसा ने काइंड ऑफ अडॉप्ट किया है, हाँ जी, हॉकी को, और स्पॉन्सर भी उन्हीं का है। हाँ जी, अभी डेवलप हुई है हॉकी, लेकिन और अच्छा हो सकता है। अच्छा मैम, जैसे एक चीज मुझे ये पूछनी थी आपसे कि पॉलिटिक्स बड़ी चलती है। अब जैसे सिलेक्शंस पे, जैसे आपके साथ भी हुआ कि इतना आप आगे गए, मोदी से मिल के आए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स, तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा था या फिर अभी भी जो न्यू कमर सेलेक्ट होते हैं उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स चलती है अंदर फेडरेशंस वगैरह में? कुछ जगह पे हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप इस पर अपने खुल के विचार दीजिए हम भी जाने की एक्चुअली सच्चाई है क्या। एक्चुअली मैं अभी हॉकी इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। नहीं मतलब ऐसा नहीं, मतलब मेरा ये है कि जो जैसे थोड़ा बहुत की फेडरेशन फेवर करते हैं, नो डाउट। जैसे हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग जब होती है तब इस कोच का गया है चेला ऊपर पोजिंग कर रहा है, तो वहाँ से उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। तो ऐसा ही आपको लगता है कि इसमें भी होता है, सिलेक्शन में हो जाता है? देखो वहाँ ये है कि कैंप तक पहुँचाना हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा कैंप तक पहुँचे। बिल्कुल, है ना, इंडियन कैंप तक हर कोच का होता है कि मेरा बच्चा वहाँ जाए, खेले। और इंडिया में वुमेन्स के पहले ही बहुत कम ग्राउंड्स हैं। कुछ ही एकेडमीज हैं जो बहुत मतलब अच्छी हैं, जो काम कर रही हैं हॉकी पे, वुमेन्स पे। तो लेकिन उसके बाद एक बच्चे का या एक एथलीट का खुद का वो होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो वहां जाके। असली स्ट्रगल वहां स्टार्ट है। चलो यहाँ से वहां तक पहुंचाने में यहाँ आपके कोच आपके साथ हैं, बिल्कुल, उन्होंने पूरा सपोर्ट दे रखा है आपको कि हाँ आप खेलोगे। लेकिन इंटरनेशनल आप किसी अदर कोच के अंडर खेल रहे हैं, वो कोच ना मतलब हरियाणा का है ना वो पंजाब का है, मतलब उसको तो वहां पे सब बच्चे इक्वल हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन उस टाइम पे कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ये उस पर भी डिपेंड होता है। बिल्कुल। तो वहां जाके खुद निखरना पड़ता है। सबसे वहां गिने चुने बच्चे जा रहे हैं। अब हर ग्राउंड से 2 बच्चे आप लगा लो कि चले गए, जो दूसरे ग्राउंड से आए हैं वो भी तो आपके मतलब आपकी जितनी मेहनत करके आए हैं उनमें कुछ होगा इसलिए वो आए हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां जाके आपको असली मेहनत वहां स्टार्ट होती है कि आप अपने आप को कितना स्टेबल कर पा रहे हैं वहां पे। पॉलिटिक्स से लेके है होता है कि अब किसी भी ग्राउंड से अगर 2 बच्चे जा रहे हैं तो, और तीसरा है कि वो बराबरी में था, वो रह भी जाता है। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा जैसे हमने अभी जिक्र किया मेंस और वुमेन्स हॉकी का, तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहती है तो जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है वो क्या ऐसा चीज़ है जो वो भविष्य में बदले तो अच्छा हो वुमेन्स हॉकी टीम के लिए? वुमेन्स हॉकी टीम के लिए पहली बात तो कि मैं टूर्नामेंट्स के लिए बात करूंगी कि मेंस के पास बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं। और ऐसे ही आप मतलब जॉब्स का देखें
तो मेंस के लिए हर एरिया में, हर फील्ड में, मतलब लगा लो हर डिपार्टमेंट में जॉब है, लेकिन वुमेन्स के लिए नहीं है। वुमेन्स के लिए अभी इनकम टैक्स टीम, इंडियन ऑयल, ये 2 डिपार्टमेंट आगे आए हैं। नहीं तो सिर्फ एक रेलवेज था जो वुमेन्स को जॉब दे रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब वो मेंस के लिए आप ऑयल लगा लो, ONGC लगा लो, PNB है, रेलवेज है, ये सब चीज, सब डिपार्टमेंट है, अदर BPCL है, तो अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि जिन्होंने सिर्फ मेंस की टीम रखी है। और टूर्नामेंट्स को लेके ये है कि टूर्नामेंट्स मेंस के अकॉर्डिंग वुमेन्स के 2% होते हैं। अच्छा, बहुत मैं लास्ट ईयर सितंबर में टूर्नामेंट खेली थी, जो मेरा एक सिर्फ डिपार्टमेंट नेशनल था। उसके अलावा अब अगला डिपार्टमेंट नेशनल ही आएगा, सिर्फ एक सीनियर नेशनल आया बीच में। उसमें भी ये होता है कि यार चलो हमने खेल लिया, अब यंग बच्चों को चांस देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अब हमारे जैसे हैं, हमारे लिए तो कोई टूर्नामेंट, अब ओपन टूर्नामेंट नहीं करवा रहे हैं, पहले होते थे, अब ओपन टूर्नामेंट कोई रह ही नहीं गए हैं कि जिसमें एज कैटेगरी नहीं है। जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर वुमेन्स के लिए अभी स्टार्ट किया है कि अंडर 16 लीग, अंडर 21 लीग, जो हाँ, ये सब लीगें होती हैं। हाँ जी, या अभी स्टार्ट हुई है? नहीं, अभी स्टार्ट हुई है ये। बल्कि हॉकी, हमारे टाइम पे ये लीग्स वगैरह नहीं थी। हमारे टाइम पे सिर्फ अंडर 14 नेशनल, अंडर 17 नेशनल और अंडर 19 नेशनल, बस ये 3 टूर्नामेंट होते थे और एक नेहरू। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में जैसे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है, मीडिया बिल्कुल रोल नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से जब आपकी मीडिया में विजिबिलिटी नहीं रहती है तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं आती है। तो आप मीडिया को लेके, या अगर आपको मीडिया को, या और भी जो हमारे न्यूज़ चैनल और ऐसे चैनल्स हैं, आप उनको क्या अपनी तरफ से बोलना चाहेंगी और आपका क्या सजेशन है इसमें? मेरा यही सजेशन है कि मीडिया एक बहुत ही बड़ी पावर है। बिल्कुल है कि आप जो भी दिखाओगे वही आगे आने वाली जनरेशन सीखेगी। बिल्कुल। और जो भी आप दिखा रहे हो, कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका किसको पता है? किसी को नहीं पता। बिल्कुल। आप क्रिकेट को लगा लो, कोई न्यू प्लेयर, अब अंडर 14 साल का जो लड़का IPL में खेला है ना, मीडिया ने कवर किया इसलिए उस लोगों को पता चला। बिल्कुल। अगर मीडिया वहां पे ना होता, बहुत ट्रेंड में गया, है ना, सबको पता है उसका कि हाँ 14 साल का लड़का। इवन मैंने मैच भी नहीं देखा, मेरे को तब भी पता है कि हाँ 14 साल का लड़का बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि वो हर जगह चल रहा है। वो चल रहा है, वो मीडिया का ही एक वो रोल है, अहम रोल है कि उन्होंने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बताया। बिल्कुल। हॉकी को लेके अदर गेम्स को भी आप, मतलब मीडिया को कवर करना चाहिए। ये फालतू की न्यूज, वहां झगड़ा हो गया है, वहां मार पिटाई हो गई है, इन सब चीजों से अलग आप स्पोर्ट्स पे अगर ध्यान दें, आगे आने वाली जनरेशन को बताएं कि हाँ कोई भी है, किसी की बायोलॉजी दिखाएं कि कितने अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, उनके बारे में बताएं, जियोग्राफी बताएं। बिल्कुल। तो उस चीज से कोई ना कोई तो इंस्पायर होके फील्ड में आएगा ना। बिल्कुल आएगा। तो मीडिया की कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को, अगर आप क्रिकेट को इतना ऊपर उठा सकते हैं तो बाकी गेम्स भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए जब आप कहीं दिखाते नहीं हो तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि उनके पास में स्पॉन्सरशिप ना होने के वजह से पैसे नहीं आ रहे। हाँ जी। और इसी वजह से जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको क्या फ्यूचर दिख रहा है? कुछ नहीं। हॉकी में बिल्कुल नहीं दिखता। अगर किसी चीज में पैसा ही नहीं है तो मेन बात क्या है कि सरवाइव कैसे करेंगे हम अपनी लाइफ। कोई भी पेरेंट्स हैं, अगर उनको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिख रहा है तो वो उस चीज में, उस रास्ते पे क्यों जाने देंगे? मुझे लगता है यही भेड़ चाल बन जाती है। हाँ जी। जैसे एक टाइम पे था कि बीटेक तो सब बीटेक की तरफ भाग रहे थे। हाँ जी। आज बीटेक की कोई वैल्यू नहीं रही। कोई नहीं है। लोग लेके तो कहीं चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं क्या कर रहा है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स को लेके आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको
चाहे प्रोफेशनली आपका बच्चा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप वो फील्ड में आ रहा है, वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से जी सकता है। क्योंकि माइंड डेवलप हो जाता है। माइंड डेवलप हो जाता है। कोई छोटा बच्चा टीम के साथ आ जा रहा है, उसको आना जाना आता है, उसको हार जीत का पता चलता है कि अगर लाइफ है तो हार और जीत दो पहलू हैं। अगर आप जीत भी रहे हो तो कल को हार भी सकते हो, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना आता भी है स्पोर्ट्स से। कई मैंने केसेस सुने अभी पीछे कि पढ़ाई में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से सुसाइड कर लिया। तो पढ़ाई का ये एक किताबी कीड़ा मतलब एक बनाना अपने बच्चे को कि पढ़ना ही है और दूसरी चीज को देखना ही नहीं है। मैं नहीं कह रही कि प्रोफेशनली करेगा आपका बच्चा या आपका बच्चा इंटरनेशनल ही बनेगा, लेकिन वो लाइफ में बहुत कुछ सीखेगा। हाँ, स्पोर्ट्स के थ्रू आप क्या कहते हैं, फिजिकली भी अच्छे रहोगे, हाँ, मेंटली भी और अच्छा स्ट्रांग हो गए आप किसी से बात कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल उसका आपको पता चलेगा। बिल्कुल। कोई भी अब आपको मिल रहा है, आप इतना शाय फील कर रहे हैं या कुछ भी है ना, कोई आपके घर पे आ रहा है, आपको पता ही नहीं है वो कौन है, सिर्फ आप स्टडी में लगे हुए हो। बहुत केसेस हैं ऐसे, बहुत जगह पे मैं गई हूँ, मैंने देखा है बच्चों को कि वो रूम से ही नहीं निकलते कि उनके घर पे कौन आ रहा है कौन नहीं। मेरा बेटा है, कोई भी आता है घर पे कि मैं उनके पास बिठाती हूँ उसको, और मैं कभी उसको टोकती नहीं हूँ। वो चाहे गलत बोल रहा है, गलत मतलब हमें पता है कि हाँ क्या बोलना है ना, छोटा बच्चा है, वो एक नादानी होती है कि हाँ वो मेरे बेटे को गाड़ियां पसंद है, वो सबसे आप जाओगे तो आपको ये पूछेगा कौन सी कार में आए हो तो वहीं से उसकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। सही बात है, जिज्ञासा बच्चे में रहती है। तो वो कभी भी मतलब अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि वो अगर कुछ पूछ रहा है आपसे तो मैं उसको ये नहीं कि नहीं चुप हो जा बैठ जा इधर, वो नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो हॉकी, विमेंस हॉकी है, उसके प्रचार के लिए, उसकी और पब्लिसिटी करने के लिए हमें कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे वो थोड़ा और आगे बढ़ के निकले? एक तो यही मीडिया की बात ले लो आप कि मीडिया को आगे आना चाहिए, हॉकी को भी कवर करना चाहिए। हॉकी के अब आपको भी नहीं शायद पता होगा, वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया पर्थ खेलने गई है। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता। और इंडिया में अगर क्रिकेट का एक छोटा सा मैच किसी के साथ फ्रेंडली मैच भी रख दें, सब पता चल जाता है, सबको पता है। अभी मिनिस्टर्स का हुआ था बीच में, वो हाँ सबको जी, पता था, सबको पता था। लेकिन हमारी एक सीनियर वुमेन इंडियन टीम खेलने गई हुई है पर्थ में, कौन बताएगा? चलो हॉकी इंडिया ने अपने पेज पे इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, लेकिन कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? आप न्यूज पे उसको मीडिया के थ्रू, मीडिया अपने न्यूज चैनल पे दिखाएगी, बार बार बताएगी, वहां पे जाएंगे, मैचेस दिखाएंगे, तो स्पॉन्सरशिप भी आएगी। बिल्कुल। तो ये मीडिया का काम है कि वो उनको दिखाए। और डेवलपमेंट की बात है तो डेवलप यही है कि स्पॉन्सरशिप आएगी तो और बच्चे आगे आएंगे खेलने के लिए, और अच्छे टैलेंट आएंगे। अच्छा, जैसे मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा नहीं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में, चीज़ों को लेकर जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उनको क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए जो जैसे वुमेन्स हॉकी टीम और अच्छे से सरवाइव करे इंडिया में? कि जैसे हमने पब्लिसिटी की बात की, हाँ जी, ठीक है, हमने सिलेक्शन की बात की, गवर्नमेंट की बात की, तो एक छोटा छोटा पॉइंट आप बताओ कि एक ही क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ ले रहा हूँ कि छोटा छोटा पॉइंट कि आपको उनकी क्या सलाह है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ग्रास रूट से जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्लेयर, कोई भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है, हॉकी में ज़्यादा अमीर घर से कोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो उनके पास उस टाइम पे इक्विपमेंट्स का अभाव होता है। कोचेज चलो दे रहे हैं, लेकिन उनको भी देख के देना पड़ता है, बिल्कुल, कि किसको देना है। हमारे शूज 10-10, 12-12 हजार के जो स्टड हैं वो आते हैं, हॉकी हमारी 20-25 हजार की है, तो कोई भी मतलब फैमिली नहीं अफोर्ड कर पाती। और एक स्पोर्ट्समैन को जो डाइट चाहिए वो घर में नहीं मिल पाती। तो मैं
पॉलिसी से लेके यही कहना चाहूँगी सरकार को कि ग्रास रूट पे आपको स्पॉन्सरशिप आपको दिलवानी पड़ेगी बच्चों को, चाहे वो हॉकी से लेके हो कि आप एक ग्राउंड है, कोई भी एकेडमी है, उसको किसी भी हॉकी की जो कंपनीज हैं उनसे स्पॉन्सरशिप दिलाओ कि हाँ उनको इक्विपमेंट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और दूसरी बात ये है कि चलो हमें जॉब मिल रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि खेल रहे हैं, घर से भी नहीं मांग सकते और खर्चा भी कर चाहिए उनको, आने जाने का है, कहीं भी ट्रैवल करना है, कोई टूर्नामेंट के लिए किसी ने बुला लिया, खेलने जा रहे हैं, तो सरकार को मतलब उनको मंथली कुछ ऐसा अमाउंट मतलब देना चाहिए कि जिससे वो अपना जो खर्चा है वो निकाल सकें। आप जैसे अब हर जगह गए हो, जापान गए वहाँ खेलने के लिए, और हर जगह के स्पोर्ट्स आपने देखे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया पीछे क्यों है? ठीक है, चाइना को देखो हमेशा नंबर 1, अमेरिका तो मान लो डेवलप कंट्री है, ठीक है, जापानीज को देखो, ये अपने एशियन कंट्रीज को ही ले लो, तो दे आर वेरी हाई इन स्पोर्ट्स। हाँ जी, ठीक है, उनका जो आई थिंक जो लेवल है वो बहुत कम ही मैच, इंडिया वाले तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। हाँ जी। और तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो इतना हाई हो चुके हैं अपने स्पोर्ट्स में? क्योंकि चाइना में कभी क्रिकेट नहीं खेला जाता, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स देखो कितने अच्छे डेवलप्ड हैं, हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? जब हम स्कूल में जाते हैं हमें ग्राउंड्स नहीं मिलते। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा अपना उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ उसको स्पोर्ट्स की एजुकेशन भी दी जाए। अगर किसी ग्राउंड स्कूल में ग्राउंड है तो वो सिर्फ एज अ पार्क यूज हो रहे हैं कि रिसेस में जा रहे हैं बच्चे, खाना खा रहे हैं उसमें और चलो जी, है ना, या कोई इवेंट रख दिया तो उस दिन चलो स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे पे कोई इवेंट ऐसा रख दिया कि उसके लिए यूज हो रहा है। बिल्कुल। मैंने वही पहले आपको बताया कि इंडिया में गिनी चुनी अकेडमीज हैं हॉकी को लेके, तो हर अगर मैं अपने गांव से निकल के आई हूँ, अगर मेरे गांव में मतलब ग्राउंड होता है, कोच होते, तो शायद मेरे पीछे या मतलब और भी गांव की लड़कियां, मेरे को तो मेरे पापा ले आए, लेकिन मेरे गांव में सेम नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो वो चीज अगर मेरे गांव में अगर ग्राउंड होता, कोच होता, तो वहां से बहुत अच्छी लड़कियां निकलती। तो हर गांव में सरकार से यही है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, हर गांव में, हर स्कूल में। कॉलेजेस को इतना फंड आता है, स्कूल्स को इतना फंड आता है, तो अपने अपने ग्राउंड खुद मेंटेन करने चाहिए और सरकार को उनको थोड़ा सा सहारा देना पड़ेगा कि हाँ आपको मतलब ये चीज, अगर कोई पीरियड है स्पोर्ट्स का पीरियड है, उसको फ्री पीरियड मान के मतलब सारे ऐसे वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पीटी है कोई भी, वो अपना वहां बैठा है दूसरी साइड और बच्चों का पता ही नहीं है कि कोई आ भी रहा है कि नहीं। स्पोर्ट्स पीरियड को जैसे आप हिंदी इंग्लिश का पीरियड लगा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल उससे फोकस से, हाँ, ऐसे कंपल्सरी लगाना है। स्पोर्ट्स का पीरियड भी ऐसे 45 मिनट्स का पीरियड होना चाहिए कि हाँ आपको उस टाइम पे कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवानी है, तो बच्चे उस टाइम पे मतलब उनको समझ में आएगा कि स्पोर्ट्स है क्या। और आई थिंक इसकी वजह से ना, जैसे आपने बताया कि गांव-गांव में होने चाहिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से उन लोगों के दिमाग भी खुलेंगे। हाँ जी। जो लड़के और लड़कियों को लेके भेद रख रहे हैं कि इनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, कपड़े ऐसे हैं ऐसे नहीं, निक्कर पहन के नहीं खेल सकती। हाँ जी। तो उनका भी दिमाग डेवलप होगा। आखिर कब तक? हाँ जी। साल 2 साल 10 साल कभी तो होगा डेवलप। नहीं, वो देखेंगे वो माहौल में, वो उसी तरह से बन जाएगा ना माहौल। फिर अब उनको पता ही नहीं है कि हाँ मेरा ग्राउंड मेरे गांव वालों ने देखा ही नहीं होगा, वो ग्राउंड का माहौल क्या है। वो तो उसी हिसाब से है जिस हिसाब से उन्होंने पूरी सदियां बिताई है, अपनी जिंदगी बिताई है। वही अगर वो ग्राउंड मेरे मतलब गांव में होता, वो माहौल देखते जाते, तो वो खुद अपने बच्चियों को डालते कि हाँ हमें भी अपने बच्ची को स्पोर्ट्स कराना है। अब मैं गांव में जाती हूँ, मेरे से बहुत जने मतलब बहुत लोग मिलने की वो करते हैं कि हाँ हमें मिलना है, पर मैं बहुत कम जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं वही कहती हूँ कि हाँ आप
पूछते भी हैं कि हाँ हमें डालना चाहिए स्पोर्ट्स में, जरूर डालना चाहिए। आपको देख के इंस्पायर हुए, हाँ जी, तो उनको भी लगा कि हमारी बेटियां भी कर सकती हैं, हाँ जी। तो इसीलिए वो आपसे सलाह ले रहे हैं। पर वही है कि कोई चाहता भी है तो उनके पास संसाधन नहीं है वही कि अब यहाँ से कहाँ फैसिलिटीज नहीं है। हम्म। कौन अब आके शहर में बैठे, उनके पास नहीं है, वो खर्चा नहीं पुगा सकते। फिर अकेली लड़की को भेजना भी सेफ नहीं है। वो भी सेफ नहीं है। नहीं, ये तो मैं ग्राउंड्स को लेके सरकार से यही कहूंगी कि आप ग्राउंड्स का हर गांव में मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिससे अवेयरनेस आए, पता चले लोगों को कि स्पोर्ट्स है क्या। अब मैं बाहर हम लोग जाते हैं, उनके जो स्कूल के ग्राउंड हैं इतने हाई क्लास हैं कि इतने तो हमारा जो इंडियन टीम का जो सेंटर है वो भी नहीं होगा। तो वहां से बच्चे क्यों नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, कमियां तो है ही है, कमियां तो और बहुत ज्यादा है। हाँ जी, कि आप उस चीज को सिर्फ एक कि ग्राउंड है पर ध्यान नहीं है, और चीज के लिए काम ही नहीं कर रहे। अब मुझे लगता है इन कमियों के साथ भी अगर आपके जो एथलीट्स हैं वो आपको इतने मेडल्स ला के दे रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, मैं इंग्लैंड गई अभी, 7 साल का बच्चा कितना होता है, 7 साल के बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। मतलब 7 साल का बच्चा यहाँ पे खिलाने नहीं भेजते। आजकल रील बना रहे हैं सब 7 साल के बच्चे। हाँ जी, मतलब स्पोर्ट्स में जा ही नहीं रहे, ना माँ बाप भेज रहे हैं उनको, और कंपटीशन तो होता ही नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते उनके अकॉर्डिंग। वहां पे मैं अपने बेटे के लिए हॉकी लेके आई हूँ क्योंकि वो मेरे को वहां मिली है। तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी, मैं जो कंपनीज है उनको भी यही बोलूँगी कि आपको छोटे इक्विपमेंट्स भी बनाने चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। आप बड़ों के अकॉर्डिंग चलो बना रहे हैं, लेकिन वो कितनी स्टिक काट काट के हम लोग उनको देंगे। बिल्कुल। तो उनके खुद के इक्विपमेंट्स होंगे, उनको मज़ा भी आएगा खेलने में, और हर बच्चे को जाने में खेलने में मज़ा भी आएगा, पेरेंट्स अगर भेजेंगे तो। बिल्कुल। तो जितनी एज में मतलब आप बच्चे को स्कूल स्टार्ट करवा रहे हो, तभी आपको स्पोर्ट्स भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया इतनी दूर से आप आई। और वाकई आपसे बात करके ना हमें मुझे बेसिकली ऐसा लगा कि मुझे क्या, बहुत लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इंडिया में हमारा नेशनल गेम जो है हॉकी है, हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बहुत देनी चाहिए। तो होपफुली कहने को ही एक नेशनल गेम मत कहो उसको कि हाँ, सिर्फ एक कहने को। हमारा एक लाइन आ जाती है ना फिजिकल एजुकेशन में, हाँ, विच इज आवर नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी, सिर्फ वो लिखने को ही रह रहा है अभी। पर मैं मीडिया से वही करूंगी, बात दरखास्त करूंगी कि आपको आगे आना पड़ेगा हॉकी को नेशनल गेम बनाने के लिए। बिल्कुल, कि वो लगे कि हाँ नेशनल गेम, कि नेशनल गेम है। और हम भी हमारे अपने चैनल के थ्रू जो है वो लोगों से भी अपील करेंगे कि जो देख रहा है वो भी इम्पोर्टेंस दे कि हमारा नेशनल गेम है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स लोगों से बनता है। हाँ जी, अगर लोग ही नहीं देखेंगे तो स्पोर्ट्स नहीं बनेगा। हाँ जी, तो जैसे क्रिकेट को बहुत अच्छा स्पोर्ट्स बनाया है, वैसे अदर स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए। तो लोगों से भी मेरी अपील है कि जैसे आप क्रिकेट को बहुत सारा प्यार देते हो, वैसे हमारे नेशनल गेम को भी प्यार दो, और भी जो अदर स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्यार दो, कि वो लगे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अदर चाइना और जापान वगैरह में लोग इम्पोर्टेंस देते हैं उनको, तभी पता चल रहा है। अदर स्पोर्ट्स वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, और वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हो। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल के कितने प्लेयर्स होंगे जिनको जानते होंगे, जो मतलब अपनी दुनिया है, अपने भारत के ही, इंडिया के ही लोग, क्रिकेट के अलावा कोई किसी को नहीं जानता। हम लोग निकल जाते हैं ना, मतलब ऐसे जा रहे हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कोई पहचानता भी नहीं। बिल्कुल, कि क्या हो क्या नहीं हो, कितना आपने खेला है। अगर हम किसी के पास बैठ के बता दें, अच्छा बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, आपने इतना खेला, मतलब वही फील होता है कि यार इतना खेलने के बाद भी हमें कोई नहीं जान रहा है। हाँ। अब 1980 से लेके कितने मेडल हमारे पास आए ओलंपिक्स में, इतने बड़े बड़े, ध्यानचंद जी के टाइम पे इतना कंटिन्यू हमने ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं इंडिया, लेकिन उस टाइम पे प्लेयर्स को भी कोई नहीं जान रहा।
बिल्कुल, हमारी यही दरखास्त है लोगों से। और अब मतलब मेंस ने इतना अच्छा डबल उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिए हैं, ब्रॉन्ज। बिल्कुल। अब थोड़ा जानने लगे हैं लोग, लेकिन थोड़ा हमें और ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। कि वुमेन्स भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन वही है कि ध्यान आपको देना पड़ेगा। हमें भी लगे कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई देख रहा है। सिर्फ एक वही नहीं है कि हाँ हम खेल के आगे बस। बिल्कुल, ज़रूर देखेंगे। होपफुली सब आगे आने वाले समय में लोग और भी ध्यान दें इन हाँ सब जी। चीज़ों में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि आप सो मच। हमारे शो में आई। Thank you. अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी एक ऐसी ही बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ में। तब तक धन्यवाद।